दोस्तों तुर्किश एनजीओज जो कि अर्दोगान से ही एसोसिएटेड हैं, इन्होंने कुछ नए मैप निकलवाए हैं और ये बांग्लादेश की यूनिवर्सिटीज में फैलाया जा रहा है, जिसमें अगर आप देखें तो ग्रेटर बांग्लादेश के कंसेप्ट को वो आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें ये इतना ही वाहियात मैप है कि इसमें बांग्लादेश के टेरिटरीज को अगर आप देखें तो क्या बिहार, क्या झारखंड, क्या उड़ीसा, क्या भारत के नॉर्थ ईस्ट, क्या म्यांमार की टेरिटरी, सबको दिखाया जा रहा है। अब दोस्तों अगर आप देखें, एक तो ये सोचे समझे साजिश की तरह हो रहा है, तो इसको आप लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक बात समझनी होगी, जो मुस्लिम ब्रदरहुड है वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के पीछे है, क्योंकि आइडियोलॉजी एग्जैक्टली यही है और भारत के लिए कहीं ना कहीं ये एक खतरे की घंटी है, तो इसको हमें हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। दूसरी तरफ अर्दोगान के बारे में भी काफी कुछ पता चल रहा है दोस्तों। ये एक खिसियानी बिल्ली है जो अब खंबा नोच रहे हैं। दरअसल अब देखिए, ये बात किसी से छुपी नहीं है। हमने जिस प्रकार से अगर आप देखें तो तुर्की को बॉयकॉट किया है, स्टार्टिंग में कस्टमर्स ने कहा कि हम तुर्की घूमने नहीं जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो तुर्किश प्रोडक्ट्स, फिर वो सेब हो गए, मार्बल हो गए, उनको बैन किया गया। फिर कपड़ों के जो ब्रांड है तुर्किश ब्रांड्स, उनको बैन किया गया, बॉयकॉट किया गया। और उसके बाद सरकार भी आ गई। जेएनयू, आईआईटी बॉम्बे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज, उन्होंने भी बैन करना शुरू कर दिया, बॉयकॉट करना शुरू किया। सेलेबी एविएशन को बंद कर दिया गया। तो अब बदले में तुर्की क्या करे? अब देखिए दोस्तों, भारत का तो तुर्किश मार्केट में ऐसा कुछ है नहीं कि वो बॉयकॉट करें, ना ही वहां के लोगों में कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो जैसा तुर्की ने ही कहा था कि हमें तो पता भी नहीं है क्या हो रहा है, वो सारी बातें जो हो रही थी दोस्तों, तो करे क्या? वो यही कर सकता है जो आप यहाँ पे अखबार में देख सकते हैं। तुर्किश बैक ग्रुप्स हैं जो कि ग्रेटर बांग्लादेश का मैप, जिसमें भारत का हिस्सा है, वो सब सर्कुलेट करवा रहे हैं। ढाका में इस प्रकार से ये एनजीओ एक्टिव है और ये इंडियन स्टेट्स को ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा बनवा रहे हैं। अब दोस्तों ये जो कार्टोग्राफिक एग्रेशन है, ये क्या है, इसको भी जानेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जानना होगा कि आखिरकार मुस्लिम ब्रदरहुड का यहाँ पे क्या रोल है। कैसे एमबीएस के आने के बाद सऊदी का जो मॉस्क हो गए, मदरसा हो गए, जो पकड़ थी वो कहीं ना कहीं पहले जैसी नहीं है। जो सलाफी आइडियोलॉजी जो ये स्प्रेड करवा रहे थे वो अब पीछे हट रहे हैं। तो वो जो वैक्यूम हो रहा है वो कौन भर रहा है और इसके क्या मायने हैं? मुस्लिम ब्रदरहुड क्यों इतना डेंजरस हो सकता है भारतीय उपमहाद्वीप में? आइए जरा उसको भी एक बार जानते हैं। और जाते जाते एक तुर्की का भी मैप आपको मैं दिखाऊंगा, जिसमें कौन कौन से उनके टेरिटरीज हैं जहां जहां पे वो स्वयं कहीं ना कहीं हथिया के बैठे हैं उसे। तो कल को तुर्की छोटा भी हो सकता है। क्या है? तो मैप ही तो बनाना है, मैंने भी एक मैप बना दिया है। दोस्तों वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो आइए सबसे पहले जरा देखते हैं ये है क्या, सल्तनत बंगला। जी हाँ दोस्तों, सल्तनत बंगला, उन्होंने एक ग्रेटर बांग्लादेश का मैप अनवील किया है और ये हुआ है ढाका यूनिवर्सिटी में टीचर स्टूडेंट सेंटर पे। अब दोस्तों ये एक कंट्रोवर्शियल मैप जो है, अगर आप देखें तो इसमें म्यांमार के अराकान रीजन को भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। बाकी बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मतलब रशिया भी कर देते, चाइना भी कर देते, अमेरिका भी कर देते, बचा क्या है? लेकिन है ना, सपने सुहाने यूनुस के। तो खैर ये सारी चीजें वहां पर हो रही हैं। आगे अगर आप देखें तो ये जो सल्तनत बंगला है, जिसको एसईएम करके कहा जा रहा है, ये अगर आप देखें तो बंगाल सल्तनत से अपनी आइडियोलॉजी डिराइव करती है। कहती कि जी हमारे बंगाल सल्तनत में इतने सारे टेरिटरी हमारे अंदर हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं आज भी हमें वो चीज वापस प्राप्त करनी है। इस प्रकार के मूवमेंट को रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कहते हैं। तो ये एक वैसा ही रिवाइव करना चाह रहा है पास्ट को, यानी कि एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, जिसके पीछे यहाँ पे अगर आप देखें तो तुर्किश कनेक्शन सामने आ रहा है। दोस्तों इस प्रकार से अगर आप देखें तो इन लोगों ने ये मैप वगैरह भी यहाँ पे शो किया था, कुछ ये अप्रैल की बात है, इस प्रकार से आना शुरू हो गया था। उसके पहले आप जानते ही हैं यूनुस के जो कैबिनेट के सदस्य हैं, उन्होंने भी इस प्रकार के मैप वगैरह बनवाए थे। तो दरअसल दोस्तों अगर आप देखें तो इसके पीछे जमाते इस्लामी है। जमाते इस्लामी अपनी आइडियोलॉजी मुस्लिम ब्रदरहुड से लेती है। तो क्या ये कनेक्शन है, जानेंगे। पर सबसे पहले जरा जानते हैं कि ये जो सल्तनत बंगला मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है, इसको बैक कौन कर रहा है? देखिए दोस्तों, कुछ तुर्किश एनजीओज हैं जो कि तुर्किश रूलिंग एकेपी पार्टी के साथ अलाइंड हैं और वही आइडियोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट यहां पे दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो एनजीओज हैं ये बांग्लादेश के एजुकेशनल एंड रिलीजियस सेक्टर्स में काफी ज्यादा एक्टिव है। कौन कौन एनजीओज हैं अभी हम देखेंगे, जो कि इस प्रकार से कहीं ना कहीं रिवाइवलिस्ट मूवमेंट सल्तनत बंगला वापस से बांग्लादेश के लोगों के मस्तिष्क में डालना चाह रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा, इनके जो सेकेंडरी एफिलिएट्स हैं सल्तनत बंगला के, वो लोग यूथ को कहीं ना कहीं आप देखें तो अक्रॉस बांग्लादेश इस प्रकार की सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी इंस्पायर करना चाह रहे हैं कि कभी हम ऐसे थे, वापस हमें ऐसा बनना है। और ये चीज कहीं ना कहीं आप देखें तो बॉर्डर पार करके भारत में भी हमारे भी जो युवा हैं उनके भी मस्तिष्क में कल को डाला जाएगा। तो हमारे लिए भी ये बड़ी चिंता की घड़ी है, इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जिन तुर्किश एनजीओज की बात हो रही है, आपको मैं बताना चाहूंगा
कि देखिए तुर्किश सरकार जो है, तुर्की की सरकार है, अर्डोगान के आने के बाद इनका जो वाइड वेब ऑफ एनजीओज था, इन्होंने इसको आर्म ट्विस्ट करना शुरू किया है। जैसे कि आप देखें टीका, तुर्किश कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एजेंसी, ये तुर्किश सरकार के द्वारा ही रन एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के अंदर चलाई जाती है। ये बांग्लादेश में 2014 से काम कर रही है। अर्डोगान रिजीम में क्या हो गया है कि यहाँ पे जो एफिलिएटेड इनसे स्टूडेंट्स हैं, उनको एक तरीके से इस्लामाइज किया जा रहा है इसके द्वारा। जैसे ही दूसरा है तुर्की यूथ फाउंडेशन, इसके भी टाइज दोस्तों अर्डोगान की रूलिंग गवर्नमेंट से ही जुड़े हुए हैं। इन्होंने इस्लामिक एजुकेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज के द्वारा, आप अगर देखें तो अगेन बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं अपने वश में करना शुरू किया है। सबसे यहां पे बड़ा रोल प्ले कर रहा है दिया नेट फाउंडेशन। दिया नेट फाउंडेशन दोस्तों तुर्की के डायरेक्टरेट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के अंदर रन किया जाता है। ये क्या करता है कि जितने भी मॉस्क हैं, जितने भी मदरसा हैं, उनको फंडिंग देता है। अब दोस्तों इसका रोल काफी बड़ा होता जा रहा है और इस प्रकार से वो स्टूडेंट्स में हार्ड लाइन इस्लाम के वैल्यूज को इम्बाइब करवा रहा है। अब दोस्तों ये क्यों इतना डेंजरस हो रहा है, जरा जानिए इसमें एमबीएस के क्या तार जुड़े हैं। दरअसल दोस्तों सऊदी अरेबिया सलाफी आइडियोलॉजी दुनिया भर के मस्जिद में, मदरसाओं में स्प्रेड किया करता था। फिर क्या होता है 2017 में अगर आप देखें तो ये फंडिंग वगैरह वो रोकना शुरू करते हैं। एनबीएस के आने के बाद मदरसा और मॉस्क में जो सलाफी आइडियोलॉजी भेजी जा रही थी वो पीछे खींचने लगते हैं, क्योंकि वो स्वयं कहते हैं कि अब रिवाइव करना की कोई बात नहीं है, अब हमें स्वयं आगे देखना होगा। वो विजन 2030 प्रोग्राम लेके आते हैं। वो स्वयं कहते हैं कि भाई देखिए तेल के पैसे खत्म होने वाले हैं, तो अगर इस प्रकार से हमने ये फंडामेंटलिस्ट एटीट्यूड आज भी रखा तो कल को हम सरवाइव नहीं करेंगे। तो इसके साथ वो जितने भी पैसे दिया करते थे मॉस्क को, मदरसास को, वो सब खींचना शुरू कर देते हैं। तो बांग्लादेश के रिलीजियस लैंडस्केप में सऊदी का जो इन्फ्लुएंस था वो कम होने लगता है, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है बांग्लादेश के मदरसाओं में, मॉस्क में। अब क्या किया जाए, कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो की जाए, इसको तुर्की और कतर भांपते हैं, कहते हैं कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है और वो आते हैं इस गैप को फुलफिल करते हैं। तुर्की और कतर दोस्तों दोनों ही मुस्लिम ब्रदरहुड से एसोसिएटेड हैं और इसके साथ अगर आप देखें तो जमाते इस्लामी जो बांग्लादेश में बहुत एक्टिव है वो भी मुस्लिम ब्रदरहुड की ही सॉर्ट ऑफ एफिलिएट है। हालांकि ओपनली नहीं कहते, लेकिन वैल्यूज वगैरह सब कुछ आप देखें तो एग्जैक्टली लाइक मुस्लिम ब्रदरहुड है। तो यूनुस भी आप देख लेना जमाते इस्लामी के ही लोगों को अपने कैबिनेट में डाल के रखा है और इसके साथ जमात को ही उसके जो हार्ड लाइन जमाते इस्लामी के फैक्शंस हैं, जो कि शेख हसीना ने जमात को भी हालांकि आतंकवादी संगठन घोषित किया था और इसके हार्ड लाइन फैक्शंस को भी आतंकवादी संगठन बनाया था, घोषित किया था, वो सबको आते ही यूनुस ने रिलीज करवा दिया। तो इसके भी तार सेम जमात से जुड़े हैं जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ा है। आपको याद होगा यूनुस को लाने की जो पूरी कॉन्स्पिरेसी भी कतर में हुई है तो उसमें भी मुस्लिम ब्रदरहुड का रोल है। सीआईए के तार भी दोस्तों मुस्लिम ब्रदरहुड से क्लोजली एफिलिएटेड हैं। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम ब्रदरहुड का बड़ा रोल रहा है यूनुस को लाने में। और अगर आप देखें तो मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे जैसे इस इलाके में बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आप देखें तो केवल बांग्लादेश में इसके प्रभाव आपको नहीं दिखेंगे, भारत में भी दिखेंगे। क्या है मुस्लिम ब्रदरहुड, जल्दी से आपको मैं बताता हूं। देखिए दोस्तों इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए मुस्लिम ब्रदरहुड की आइडियोलॉजी क्या है, आज यही चीज आप जमाते इस्लामी में भी देखेंगे, हिजबुत तहरीर में भी देखेंगे, क्योंकि वो सेम आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है। वो क्या कहता है कि आप ये जो मॉडर्न स्टेट का कंसेप्ट है वो इसमें यकीन नहीं करता। वो कहता है कि जी ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज हटाइए, जितने भी इस्लामिक इलाके हैं जहां पे मुस्लिम पीपल रहते हैं उन सबको मिलके एक सिंगल झंडे के अंदर आना पड़ेगा, कैलिफेट या खलीफा जिसको कहते हैं। तो एक इस्लामिक कैलिफेट बनाने की बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जितने भी इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं वो किसी पॉलिटिकल बाउंड्री से सेपरेटेड ना हो और वो एक सिंगल फ्लैग में आए। जैसे कि सल्तनते बंगला जो अभी हमने देखा, आपको दिखाया कैसे वो सिंगल फ्लैग में लाना चाह रहे हैं। हालांकि बड़ा ही वाहियात है वो जो फ्लैग अपने आप में आपको देखने मिल रहा है अगर उसको रैशनली आप क्वेश्चन करें तो। लेकिन इस प्रकार की जो बात है जिसमें ट्रांसनेशनल इस्लामिक स्टेट हो जो कि शरिया से गवर्न हो, एक सिंगल कैलिफेट हो जो इसको गवर्न करता हो, एग्जैक्टली यही आइडियोलॉजी है मुस्लिम ब्रदरहुड की। इसके सिवा ये क्या कहते हैं कि कोई राजा महाराजा नहीं होगा कहीं भी। इसलिए अगर आप देखें तो सऊदी बिल्कुल पसंद नहीं करते मुस्लिम ब्रदरहुड को, यूएई नहीं करता, कतर क्यों करता है, हालांकि वो तो वैसे ही आप देखें तो शेख चला रहे हैं। तो वहां पे कारण क्या है, कतर को लगता है कि देखिए वो बहुत छोटा सा देश है, वो सोचता है कि अगर मैं मुस्लिम ब्रदरहुड को ऐसे सपोर्ट करूंगा तो मेरे यहाँ उसकी आग की आंच नहीं आएगी। तो इसलिए मुस्लिम ब्रदरहुड को जो भी प्रोपेगेंडा चाहिए अल जजीरा उनके लिए चला के देता है और मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ उसकी बड़ी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है कि भाई मैं ही तुम्हें बाकी जगह पे प्रमोट करवाऊंगा, बस मेरी गद्दी चलने दो। और इस वजह से अगर आप देखें तो सऊदी कतर में भी प्रॉब्लम्स होते रहते हैं बीच बीच में। तो दोस्तों यहां पे आपको जानना होगा कि आज ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड की आइडियोलॉजी है ये बांग्लादेश में आपको देखने मिल रही है।
हिजबुत तहरीर ने अभी एग्जैक्टली 2025 में मार्च फॉर खिलाफत इन्होंने मार्च भी किया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, कहा था कि दुनिया में एक जितने भी मुस्लिम्स हैं सब एक ग्लोबल कैलिफेट के अंदर आए, जिसके अंतर्गत वो डेमोक्रेसी रिजेक्ट करेंगे, नेशनल बॉर्डर्स रिजेक्ट करेंगे और हम सब एक सिंगल झंडे में आएंगे। तो एग्जैक्टली यही चीज आपको सल्तनते बंगला में भी देखने मिल रही है। दोस्तों मोडस ऑपरेंडी क्या होने वाला है, देखिए सबसे पहले क्या होता है इसमें मुस्लिम ब्रदरहुड की जो अगर आप स्ट्रेटेजी देखें तो सबसे पहला स्टेज होता है कि सोसाइटी को इस्लामाइज कीजिए। इसके लिए वो दावा करते हैं यानी कि प्रोसेटलाइज करते हैं, जिसके अंतर्गत ग्रास रूट सपोर्ट बनवाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं लोगों को ही डिमांड करना होगा कि हमें एक सिंगल झंडे में आना है। तो वो तब होगा जब लोग हार्ड लाइन इस्लाम की तरफ जाएंगे, ये नेशन स्टेट के कंसेप्ट में यकीन करना छोड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेज वही होता है और अभी वही बांग्लादेश में आपको देखने मिल रहा है। फिर आता है वो विजन कि हमको एक सिंगल झंडे में आना है, जो कि आप देख रहे हैं कुछ उस तरफ भी मूवमेंट शुरू हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं इसको हल्के में ना ले। अब देखिए दोस्तों होगा क्या ना, अगर बांग्लादेश में इस प्रकार से आप हार्डकोर इस्लाम देखने लगेंगे जो कि रेडिकलाइज्ड होगा इस तरीके से इनके द्वारा, तो उसका कहीं ना कहीं असर बॉर्डरिंग रीजन में भी हमारे जो माइनॉरिटीज रहते हैं उनको भी वो ब्रेन वॉश करना चाहेंगे, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा हैं, उनको वो ब्रेन वॉश करना चाहेंगे। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इसको यहीं पर एड्रेस करें, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, जब ये यूनिफाइड होमलैंड की डिमांड करेंगे तो वो कहेंगे तुम भी अपने देश में करो। तो इस तरीके से दोस्तों ये कहीं ना कहीं सेपरेटिज्म वाली वैल्यू हमारे राज्यों में भी आपको देखने मिलेगी, आज नहीं कल जरूर, क्योंकि यही इनकी स्ट्रेटेजी आपको यहां पर देखने मिल रही है। अब दोस्तों यहां पे हम क्या करें, देखिए मैसेज बड़ा क्लियर है। अगर देखिए यहां पे पाकिस्तान तुर्की एक सिंगल तरीके से ब्लॉक में अलाइन हो रहे हैं बांग्लादेश में, तो यहां पे हमें आज वहां पे रिलीजियस रेडिकलाइजेशन होगा, कल को टेरर अटैक्स भी होंगे, तो यूनुस को हमें एक्सप्लिसिटली बोलना पड़ेगा। ये ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने किया है कि हम अपनी टेरिटोरियल सोवरेनिटी में जरा भी ब्रीच बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप आतंकवादी हमला करेंगे तो आपको भी घुस के मारेंगे, पाकिस्तान को मारा बांग्लादेश को भी मारेंगे, ये बात उनको समझानी होगी। कोई भी टेरर स्ट्राइक भारत में होता है तो ये एक्ट ऑफ वॉर है, इसी तरीके से इसको ट्रीट किया जाएगा। टेरर बैकिंग कंट्री और टेरर ऑर्गेनाइजेशन दोनों में कोई भेदभाव नहीं होगा। तो दोस्तों ये बात फिलहाल क्लोज चैनल जो चल रहा है ना, बिहाइंड क्लोज डोर, समझाया जाए यूनुस, नहीं समझते हैं तो पब्लिकली वहां के लोगों को भी ये मैसेज देना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे बहुत जरूरी है कि अगर आतंकवादी हमला होता है, क्योंकि उसके पहले रिलीजियस रेडिकलाइजेशन होगा, और अगर वो भी हमको देखने मिल रहा है जो कि इंस्पायर होकर आतंकवादी हमला करेंगे, तो हमको बताना पड़ेगा कि आप अपनी ये फैक्ट्री बंद कीजिए, अदरवाइज आपके लिए बड़ी समस्या हम क्रिएट करने वाले हैं। दोस्तों ये कहीं ना कहीं मैसेज तो आज हमें देना पड़ेगा, बाकी यूनुस पे दबाव बनाना पड़ेगा कि अगर आप इस प्रकार से रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं तो इसके बुरे नतीजे आपको झेलने पड़ेंगे। अब आते हैं दोस्तों आखिरी टॉपिक पे आज का। मैप खेल रहे हैं तो हम भी थोड़ा मैप यहाँ पे सोच रहे हैं खेल लेते हैं। जरा देखिए तुर्की, देखिए दोस्तों कोई देश तो था नहीं, है ना, ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, फिर वो टूट टूट के अलग अलग देशों में बन के आया इस प्रकार से। और ये जो तुर्की खुद को कहते हैं ये एक्चुअली दोस्तों ग्रीस था, ग्रीस की ये टेरिटरी थी। और फिर क्या हुआ, जो खुद को तुर्क कहते हैं वो एक्चुअली में तो दोस्तों अगर आप देखें तो जब चंगेज खान वगैरह मंगोल्स वगैरह आए थे उस वक्त ये कंसेप्ट आया था। तो यहाँ पे तुर्की मॉडर्न डे क्या होता है, अगर आप देखें तो इतनी टेरिटरी ग्रीस की है, अगर हम तुर्की के एग्जिस्टेंस को भी फिर भी तवज्जो दे तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों इतनी टेरिटरी ग्रीस की होती है। ये इस्तांबुल क्या है, कॉन्स्टेंटिनोपल है ये दोस्तों। वैसे ही आप देखें तो यहाँ पे अर्मीनिया का ये टेरिटरी है जो कि ये खा के बैठे हैं, यहाँ पे जॉर्जिया की टेरिटरी है जो ये खा के बैठे हैं, ये दोस्तों कुर्दिस्तान की टेरिटरी है यहाँ पे। वैसे ही आप देखें तो ये सीरिया की टेरिटरी है। तो इस प्रकार से तुर्की के लिए भी स्पेशल मैप मैंने बनवाया है। बीच में भी कुछ हो सकता है तो कमेंट में अवश्य बताइएगा, यहाँ भी कोई अगर दावा कर रहा है तो दोस्तों अगर मैप बनाने की बात हो रही है, मैप बनाना बड़ा आसान होता है, बस लाइन ही तो खींचना है। तो ये मैंने भी आपके लिए करके दे दिया है। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लिए फ्लैट 60% ऑफ प्लस अप टू 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन हम लेकर के आए, यूज द कोड KC10। इस कीमत पे 80 से अधिक दोस्तों CSE 2024 सिलेक्शन हमने दिए हैं, वही कोर्स आपके लिए लेकर के आए हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स बनाते हैं, लाइव क्लासेस है दोस्तों, आप जरूर जुड़िए, रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं अगर आपकी लाइव क्लास छूटती है। 1-on-1 मेंटरशिप भी आपको मिल सकता है एक सब्सक्रिप्शन को लेने पे। बाकी इस कीमत पे कंप्लीट GS टेस्ट सीरीज, कंप्लीट CSAT टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। बाकी दोस्तों प्रीलिम्स के लिए हमारे ओर से स्पेशल हम कर रहे हैं, केवल ₹1 में प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आप सभी के लिए उपलब्ध करा दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, लास्ट माइल प्रिपरेशन आपको करनी है, 50 से अधिक मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, सब कुछ आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कंप्लीट करंट अफेयर्स रिवीजन यहाँ मिल रहा है, आप निश्चिंत होकर जुड़े। 25 मई तक ही ऑफर वैलिड है, ₹1 में मिल रहा है। जी हाँ, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल आप अवश्य कर लें।